नमस्कार दोस्तों, नेपाल की राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में वहां की सरकार गिर गई, लेकिन ये पहली बार नहीं है। पिछले 15 सालों में नेपाल की राजनीति का हाल यही रहा है कि शायद ही कोई सरकार अपनी कार्यकाल पूरा किया हो। अब सवाल उठता है, नेपाल में सरकार बार बार क्यों गिरता है? क्या ये नेताओं की आपसी खींचतान है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह, और इसका असर भारत और पूरे दक्षिण एशिया पर क्यों पड़ता है? आज हम इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताएंगे। नेपाल कभी एक राजशाही हुआ करता था। 2006 में वहां पर बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुआ, जिसे पीपल मूवमेंट कहा जाता है। इसके बाद राजशाही का अंत हो गया और लोकतंत्र की शुरुआत हुआ। 2015 में नया संविधान आया और नेपाल एक ऑफिशियल डेमोक्रेटिक बन गया। We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true। उम्मीद थी कि अब स्थिरता आएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये रही कि 2015 के बाद से नेपाल में अब तक की कई सरकार बदली। कभी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, कभी शेर बहादुर देउरा, कभी पप्पू कमल दौल, काफी नाम बदलते रहे, लेकिन अस्थिरता वही रही। इस बार जो सरकार गिरी है, इसके पीछे का वजह सिंपल है, कोलिशन पॉलिटिक्स। नेपाल में किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलता, इसलिए पार्टियों को मिलकर सरकार बनानी पड़ती है। लेकिन जब सत्ता बंटवारे की बात आती है तो विवाद शुरू हो जाती है। पिछले सरकार में भी यही हुआ। पावर शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी कि सरकार कौन बनेगा, कितने मंत्री किस पार्टी को मिलेंगे, इस सवाल पर झगड़ा हुआ और सरकार गिर गई। नेपाल की राजनीति 3 बड़े पार्टियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पहला नेपाली कांग्रेस, दूसरा कम्युनिटी पार्टी और तीसरा माओवादी पार्टी। इन पार्टियों में विचारधारा का फर्क जरूर है, लेकिन हकीकत यह है कि आपस झगड़े ज्यादा है। एक दूसरे को सत्ता से हटाने के लिए हर कुछ महीने में नया गठबंधन बना लिए जाते हैं। नेपाल की राजनीति को सिर्फ अंदरूनी राजनीतिक से नहीं समझा जा सकता, इसमें जियोपॉलिटिक्स का भी बड़ा रोल है। नेपाल, भारत और चीन तीनों सैंडविच की तरह चिपके हुए हैं। भारत चाहता है कि नेपाल स्टेबल रहे और उसकी फॉरेन पॉलिसी प्रो इंडिया हो, और चीन चाहता है कि नेपाल भारत से दूर हो। अब सोचिए, हर साल सरकार बदल जाएगी तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन पूरा करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा, विदेशी इन्वेस्टमेंट का भरोसा टूट जाएगा, आम जनता को बेरोजगारी और महंगाई झेलनी पड़ेगी। यानी राजनीतिक में अस्थिरता का सीधा नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। लोग अपने नेताओं से उम्मीद खो देते हैं क्योंकि सब पावर स्ट्रगल में उलझे होते हैं। भारत के लिए यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि नेपाल हमारे साथ 185 किलोमीटर लंबी खुली सीमा शेयर करती है। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं। अगर नेपाल में अस्थिरता रहती है तो उसका असर भारत की सुरक्षा, ट्रेड और क्षेत्रीय इलेक्शन पर पड़ती है। चीन को भी नेपाल में बढ़ने का मौका मिल गया है, जो भारत के लिए और चिंता का विषय है। तो दोस्तों, नेपाल में सरकार गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये शैली जब तक चलता रहेगा तब तक वहाँ की पार्टियों शॉर्ट टर्म पावर पॉलिटिक्स छोड़कर गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर ध्यान नहीं देगी। नेपाल जैसे छोटा देश के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, वरना जनता को नुकसान और पड़ोसियों को चिंता मिलते रहेगी। आपको क्या लगता है, नेपाल इस अस्थिरता से कब तक निकलेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।